तो इस मूवी की शुरुआत होता है साल 1956 से, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि नताशा रोमानोफ और उसकी फैमिली एक शहर में रह रहे थे। ये कहानी होती है उस वक्त की जब नताशा काफी छोटी होती है, जहां पर तो वो अपने एक छोटी सी बहन येलिना, फादर एलेक्सी और मदर मेलिना के साथ रहा करती थी। एक रात की बात है जहां पर पूरी फैमिली बैठ के डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एलेक्सी सभी को कहता है हमें जल्द ही इस जगह को छोड़ना होगा। और फिर वो लोग सामान पैक करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। उनके पीछे काफी सारे पुलिस पड़े हुए थे। वो लोग कैसे भी करके अपने जान बचाते हुए वहां से निकल जाते हैं, लेकिन इसी दौरान मेलिना को गोली लग जाती है, जिसके वजह से वो घायल हो जाती है। उसके बाद वो लोग एक आइलैंड पर जाके लैंड करते हैं और सबसे पहले वहां पर ड्रेकअप नाम के एक बंदे को मिलते हैं, जहां पर एक तरफ मेलिना की ट्रीटमेंट करने के लिए उसे अंदर लिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ एलेक्सी अपने दोनों ही बेटियों को रेड रूम में भेज देता है। रेड रूम एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जहां पर सारे लड़कियों को एक हार्ड ट्रेनिंग के साथ ब्लैक विडो बनाया जाता है, और ये पूरी ऑपरेशन को ड्रेकअप कंट्रोल कर रहा था और इस काम में एलेक्सी उसका साथ दे रहा था। इसके बाद कहानी जाती है 21 साल आगे। ये सीन सोकोविया समझौते के बाद का सीन होता है, जिसकी वजह से पूरी एवेंजर्स टीम अब दो ग्रुप में डिवाइड हो चुका था। जैसे कि नताशा रोमानोफ कैप्टन अमेरिका के साइड में थी, तो उसके पीछे पूरी सरकार पड़ी हुई थी। एक दिन की बात होता है जहां पर नताशा रोमानोफ को चारों तरफ से पुलिस घेर चुकी थी, लेकिन नताशा रोमानोफ एक ब्लैक विडो थी। वो बड़े ही आसानी से उनको चकमा देकर वहां से निकल जाती है और पहुंचती है अपने एक दोस्त के पास, जो कि उसके काफी अच्छा दोस्त था और वो नताशा के लिए काम भी कर रहा था। उसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाती है और हमें दिखाया जाता है और एक ब्लैक विडो को, जहां पर वो किसी को मारने की खुराक में थी, लेकिन जिसको वो मारने वाली थी उसे ये बात पता चल जाती है, जिसके वजह से वो वहां से भागने लगती है। ये ब्लैक विडो भी उसकी पीछा करने लगती है और उसे मारने की कोशिश करती है। आगे जाके उनके बीच लड़ाई हो जाती है, जहां पर ब्लैक विडो उस लड़की को घायल कर देती है, लेकिन तभी वो वहां पर एक केमिकल गैस को उस ब्लैक विडो के फेस पर स्प्रे कर देती है, जिसकी वजह से वो ब्लैक विडो अपने होश में आ जाती है। फिर वो लेडी उस सारे गैस कंटेनर को उसे देती है और कहती है तुम्हें ये केमिकल से सारे विडोज को ठीक करना होगा, नहीं तो हम ऐसे ही करके एक एक करके मारे जाएंगे। दरअसल बात ये होता है कि टारगेट भी एक ब्लैक विडो ही था, लेकिन वो अपने बॉस के कंट्रोल में नहीं था, क्योंकि उस केमिकल को उसी ने बनाई थी और वो ऐसे ही करके वो सारे विडोज को एक एक करके ठीक कर रही थी। लेकिन ये बात उसके बॉस यानी ड्रेकॉफ को पता चल चुका था और वो उस विडो को मारने के लिए दूसरी विडोज को भेज रहा था। अब ये ब्लैक विडो अभी ठीक हो चुकी थी। वो अपने थाई से एक ट्रैकर निकालती है और वही सारे केमिकल कंटेनर को लेके वहां से चली जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है नताशा रोमानोफ के ऊपर, जहां पर एक रात को कुछ सामान लाने के लिए वो अपने गाड़ी से बाहर जाती है, लेकिन रास्ते में एक रोबोटिक सोल्जर उसके ऊपर हमला कर देती है। ये सोल्जर एक खास तरह के रोबोट होता है जो कि ओपोनेंट के सारे मूव्स को कॉपी कर लेता है और ठीक उसी तरह फाइट करता है। इसका नाम होता है टास्क मास्टर, जिसको ड्रेकॉफ ने भेजा था। खैर उन दोनों के बीच जम के फाइट होने लगता है। हालांकि नताशा टास्क मास्टर से जीत नहीं पाती है, लेकिन तभी अचानक टास्क मास्टर नताशा को छोड़ देता है और वहीं पर पड़ा हुआ उस बॉक्स की तरफ जाने लगता है। तभी नताशा को पता चलता है कि टास्क मास्टर उसे मारने के लिए नहीं बल्कि उस बॉक्स के लिए आया था। खैर नताशा को तो पता भी नहीं था उस बॉक्स के अंदर क्या था, लेकिन वो टास्क मास्टर को चकमा देकर वहां से उस बॉक्स को लेकर निकल जाती है। उसके बाद नताशा जब उस बॉक्स को खोलती है तो वो देखती है उसके अंदर कुछ रेड केमिकल है। ये वही केमिकल होती है जो कि ब्लैक विडो को अपने होश में ले आता है। वो उस बॉक्स के अंदर एक फोटो को भी देखती है जो कि उसकी बचपन की पिक्चर होती है। वो फौरन समझ जाती है कि इस चीज को उसकी बहन एलिना ने भेजी है। उस फोटो के पीछे एक एड्रेस भी लिखा था। उसके बाद वो निकल जाती है उस जगह पर उसकी बहन एलिना को मिलने के लिए। फिर नताशा के साथ एलिना का मुलाकात होता है, जहाँ पर एलिना नताशा को कहती है तुम फिर से ये केमिकल को मेरे पास ले आए, मैंने तुम्हें ये इसलिए भेजी थी ताकि तुम अपने एवेंजर्स टीम के साथ मिलकर सारे विडोज को ठीक कर सको। नताशा उसे रिप्लाई में कहती है लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एवेंजर्स की टीम अभी बिखर चुकी है, ये अभी साथ में काम नहीं करते हैं। यहाँ पर एलिना नताशा को रेड रूम को मिटाने के बारे में कहती है। ये सुन पहले तो नताशा हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे लगती थी कि ड्रेकॉफ के मरने के बाद रेड रूम भी मिट गया होगा। नताशा एलिना को कहती है ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैंने और होकाई दोनों मिलकर ड्रेकॉफ को सोकोविया में मार दिया था। एलिना कहती है क्या तुम श्योर हो ड्रेकॉफ मर चुका है? अगर ड्रेकॉफ मर चुका है तो इन सारे विडोज को कंट्रोल कौन कर रहा है? सारे विडोज किसके अंडर काम कर रहे हैं? इस बात को लेकर वो दोनों ही कंफ्यूज में पड़ जाते हैं। लेकिन एलिना श्योर थी कि ड्रेकॉफ अभी जिंदा है, लेकिन किसी को पता नहीं होता है कि रेड रूम किस जगह पर मौजूद है। तभी उनके ऊपर कुछ ब्लैक विडोज हमला कर देते हैं। इस हमले के दौरान एक ब्लैक विडो मारी भी जाती है। वो दोनों एक कार की मदद से भागने लगते हैं, लेकिन तभी फिर से टास्क मास्टर उनके पीछे ही पड़ जाता है।
वो दोनों भागते भागते एक टनल में छिप जाते हैं। जब टास्क मास्टर वहां से चला जाता है वो दोनों वहां से निकलते हैं और वो एक अनजाने जगह पर पहुंचते हैं और अपने बीते हुए पलों को एक दूसरे के साथ शेयर करने लगते हैं। वो उस दिन काफी खुश थे क्योंकि वो दोनों बहनें बहुत दिनों के बाद मिल रहे थे, करीब करीब 21 साल के बाद। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीन एंटायर मूवी में काफी इम्प्रेसिव था। खैर, वो दोनों रेड रूम को मिटाने की बात भी कर रहे थे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि रेड रूम आखिर में कहाँ पर है। तभी नताशा एलिना को कहती है ये बात हमें एक ही आदमी बता सकता है, चलो उसे ढूंढते हैं। उसके बाद वो दोनों पहुंचते हैं नताशा के उसी जुगाड़ू दोस्त के पास। वो वहां से एक हेलीकॉप्टर लेके सोकोविया के जेल में पहुंचते हैं जहाँ पर द रेड गार्डियन और एलेक्सी मौजूद था। एलेक्सी नताशा और एलिना के फादर होता है और साथ में ड्रेकोव का पार्टनर भी। 3 साल पहले ड्रेकोव एलेक्सी को पुलिस के हाथों पकड़वा दिया था। उसके बाद नताशा और एलिना वहां पर पहुंचते हैं और एलेक्सी को अपने साथ वहां से भगा ले जाते हैं। हालांकि ये उन दोनों के लिए इतना आसान भी नहीं था। उनके और पुलिस के बीच काफी लंबी फाइट चलता है और फिर वो वहां से एलेक्सी को निकाल पाए थे। खैर, एलेक्सी बहुत खुश था अपने दोनों लड़कियों को वापस देखकर, लेकिन नताशा और एलिना इस बात पर जरा भी खुश नहीं थे क्योंकि एलेक्सी वही आदमी था जो कि उन दोनों को रेड रूम में छोड़ के चला गया था। नताशा एलेक्सी को रेड रूम का लोकेशन पूछती है, लेकिन वो उनसे कहता है मुझे नहीं पता है। मैं किसी को जानता हूँ जो कि रेड रूम के बारे में कह सकता है। उसके बाद एलेक्सी उन्हें मेलिना के पास ले जाता है जहाँ पर मेलिना कुछ पिग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। मेलिना अभी भी ड्रेकोव के लिए काम कर रही थी। यहाँ पर मेलिना अपने फैमिली को वापस देखकर काफी इमोशनल हो जाती है और पूरी फैमिली बैठ कर लॉन्च करने लगते हैं। लेकिन तभी नताशा और एलिना को पता चलता है कि एलेक्सी और मेलिना उनके रियल पेरेंट नहीं थे, वो सिर्फ उनकी पेरेंट होने का नाटक कर रहे थे। दरअसल ड्रेकोव के कहने पर वो दोनों एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। जब एलिना ये सुनती है तो वो अंदर से टूट जाती है। वो वहाँ से उठ के चली जाती है और उसको मनाने के लिए उसके पीछे पीछे अलग से भी चला जाता है। बाहर नताशा मेलिना को उसकी रियल मदर के बारे में पूछती है, लेकिन मेलिना कहती है तुम्हारी माँ बहुत ही जिद्दी थी, वो तुम्हें ढूंढते हुए रेड रूम तक पहुंच गई थी जो कि रेड रूम के लिए खतरा था, इसलिए ड्रेकोव ने उसे मरवा दिया। उनके बीच बहुत सारी बातें भी डिस्कस होने लगते हैं जहाँ पर मेलिना काफी इमोशनल हो जाती है। लेकिन तब तक मेलिना ड्रेकोव को आगाह कर दिया था कि उसके पास ये दोनों बहनें हैं। ठीक अगले ही पल टास्क मास्टर और कुछ सिपाही वहां पर आ जाता है और उस जगह को चारों तरफ से घेराबंदी कर लेते हैं। टास्क मास्टर उन्हें रेड रूम में ले जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रेड रूम एक हेलीकैरियर होता है जो कि हमेशा आकाश में घूमता रहता है और यही रीजन होता है कि रेड रूम का ठिकाना आज तक किसी को पता नहीं था। वो लोग सबसे पहले नताशा और एलेक्सी को एक कांच के बनाए हुए रूम में कैद कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ एलिना को एक्सपेरिमेंट रूम में ले जाते हैं। पता नहीं उसके साथ वो क्या करने वाले थे। और बात रही मेलिना की, तो वो पहले से ही ड्रेकोव के साथ काम कर रही थी, तो वो डायरेक्ट ड्रेकोव के पास चली जाती है। उसी बीच हमें रेड रूम को भी दिखाया जाता है जहाँ पर सारे विडोज ट्रेनिंग में लगे हुए थे। वहाँ पर ड्रेकोव मेलिना का स्वागत करता है, उसके साथ बातचीत करता है। तभी ड्रेकोव मेलिना के फेस पर एक स्विच को दबा देता है और एक मास्क को उसकी फेस से निकाल देता है। यहाँ पर हम सारे व्यूअर्स ये देख हैरान रह जाते हैं क्योंकि उस मास्क के पीछे नताशा रोमानोफ थी। यहाँ पर दूसरी तरफ नताशा की जगह पर मेलिना होती है। दरअसल मेलिना और नताशा के बीच एक प्लान होता है रेड रूम और उसके साथ ड्रेकोव को मिटाने के लिए। ये प्लान वो दोनों उसी वक्त बना लिए थे जब ड्रेकोव अपने टीम को मेलिना के घर पर भेज रहा था। मेलिना और एलेक्सी उस कांच के रूम से बाहर आ जाते हैं और फिर मेलिना एक ईयरपीस की मदद से एलिना को कहती है, एलिना तुम्हारी राइट साइड पॉकेट में 2 इंच का एक ब्लेड है, उसे यूज कर तुम वहाँ से भाग सकती हो। फिर एलिना ठीक वैसे ही करती है। वो उस ब्लेड की मदद से वहाँ पर सारे लोगों को मार के निकल जाती है। पहले तो वो उस केमिकल को ढूंढने के लिए चली जाती है ताकि वो उसे वहाँ पर मौजूद सारे विंडोज को ठीक कर सके। दूसरी तरफ ये सारे कुछ ड्रेकोव अपने स्क्रीन पर देख रहा होता है। ड्रेकोव टास्क मास्टर को एलिना और एलेक्सी को मारने के लिए भेज देता है। अब उनके रूम में ड्रेकोव और नताशा मौजूद थे जहाँ पर नताशा के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था ड्रेकोव को मारने के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है। पहले तो नताशा ड्रेकोव को गोंद से मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी द्वारा ट्रिगर दबी नहीं रही थी। उसके बाद फिर से वो अपने चाकू से उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें भी वो कामयाब नहीं हो पाती है। आखिरकार नताशा ड्रेकोव को पूछती है, तुम मुझे कंट्रोल कैसे कर रहे हो? जहाँ पर ड्रेकोव कहता है, तुम चाहकर भी मुझे नहीं मार सकती हो क्योंकि तुम्हारे माइंड में एक फेनरल लॉक लगा है। जब तक मेरे खुशबू तुम्हारे दिमाग में पहुंचती रहेगी तब तक तुम मुझे मार नहीं सकती। तुम तो क्या, मेरे बनाए हुए कोई भी विंडो मुझे मार नहीं सकती है। नताशा जानबूझकर ड्रेकोव को और भी भड़काने लगती है, जिसका चलते ड्रेकोव गुस्से में आके नताशा को सब कुछ दिखा देता है। जहाँ पर वो अपने स्क्रीन पर सारे विंडोज को कैसे कंट्रोल कर रहा था दिखाने लगता है। नताशा सब कुछ जानने के बाद खुद अपने नाक की नस को तोड़ देती है ताकि ड्रेकोव की खुशबू उसके दिमाग तक पहुंच ना पाए। लेकिन तभी ड्रेकोव वहाँ पर मौजूद सारे विंडोज को अपने रूम में बुला लेता है और नताशा को मारने की हुक्म दे देता है
और इसी का फायदा उठा के वो वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मेलिना हेलिकॉप्टर का एक इंजन को क्रॉस कर देती है, जिसके वजह से हेलिकॉप्टर इम्बैलेंस होकर नीचे गिरने लगता है। यहाँ पर नताशा को सारे विडोज मिलकर मार रहे होते हैं। तभी एलिना उस केमिकल को उनके बीच एक ग्रेनेड की मदद से ब्लास्ट कर देती है, जिसके चलते सारे विडोज अपने होश में आ जाते हैं। ड्रेको भी एक हेलीकॉप्टर की मदद से वहां से निकलने ही वाला था। इधर भी एलिना एक स्टिक को हेलीकॉप्टर के विंग में डाल देती है, जिसके वजह से वो हेलीकॉप्टर वहीं पर क्रैश हो जाता है और ड्रेकव का खात्मा हो जाता है। लेकिन इस धमाके में एलिना भी बेहोश हो जाती है और वो नीचे गिरने लगती है। तभी नताशा एक पैराशूट लेकर उसको बचाने के लिए कूद जाती है। वो एलिना को बचा लेती है, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है टास्क मास्टर के ऊपर, जो कि नताशा को मारने के लिए बड़े ही तेजी से उसके तरफ आ रहा होता है। ये देख नताशा एलिना को वहीं पर छोड़ देती है और टास्क मास्टर के साथ उड़ते उड़ते फाइट करने लगती है। वो दोनों जमीन पर आ जाने पर नताशा एक केमिकल को टास्क मास्टर के ऊपर स्प्रे कर देती है, जिसके चलते टास्क मास्टर भी ठीक हो जाता है। मतलब टास्क मास्टर भी एक विडो ही होती है, लेकिन उसके दिमाग में एक खास तरह की चिप लगा हुआ था, इसलिए वो रोबोटिक बिहेव कर रहा होता है। और हैरान कर देने वाली बात ये था कि टास्क मास्टर और कोई नहीं बल्कि ड्रेकव का खुद की बेटी थी, जिसको नताशा ने काफी पहले मार चुकी थी। खैर, सब कुछ खत्म हो जाने पर वहाँ पर उनके फैमिली फिर से इकट्ठा होती है। हालांकि वो कोई असली वाला फैमिली नहीं होता है, फिर भी वो एक परिवार की तरह एक दूसरे का स्वागत करते हैं। उसके बाद हमें लास्ट सीन में दिखाया जाता है नताशा अपने उसी पुराने दोस्त के पास पहुंचती है, जहाँ पर तो उसके दोस्त उसे एक प्लेन गिफ्ट करता है। और फाइनली यहीं पर आके शानदार मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।